सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलमान मिर्जा के साथ। जनाब वाला शहबाज शरीफ साहब, जब उनकी हुकूमत थी और जैसे ही उनकी हुकूमत खत्म हुई फौरी तौर पर वो लंदन रवाना हो गए। वहां पर कुछ अरसे उन्होंने क़याम किया, लेकिन पिछले दिनों वापस आए थे और जैसे ही 48 घंटे के अंदर अचानक क्या हुआ कि शहबाज शरीफ साहब दोबारा लंदन रवाना हो गए। और आज उन्होंने नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू भी की। उन्होंने कहा कि जनाब कुछ बातें थी, इसी वजह से आ रहे हैं और 21 तारीख की जो तारीख दी गई है नवाज शरीफ साहब के वापस आने की, उसमें किसी किस्म का कोई रद्दोबदल नहीं किया जा रहा। मीडिया नुमाइंदगान ने कई उनसे सवालात किए कि गुजरावाला में एक मीटिंग की बात की जा रही है, जैसे ही आप पाकिस्तान लैंड हुए गुजरावाला से आपको कॉल आई, आप वहां पर गए और उसके बाद कोई पैगाम देने के लिए आप गए हैं या नवाज शरीफ साहब से कोई पैगाम लेना था? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जब पहले लंदन में नवाज शरीफ साहब के साथ मौजूद थे तो नवाज शरीफ साहब ने हैरत अंगेज किस्म की तकरीर की थी। उन्होंने एहतसाब की बात की थी और कहा था कि जनाब जिन लोगों ने प्रोजेक्ट तहरीक इंसाफ के सरबरा को लॉन्च किया था उनके खिलाफ एहतसाब किया जाएगा और उसमें कई लोगों के नाम भी बाकायदा तौर पर उन्होंने लिए थे। अब इसके बाद फिर चहमागोइयां शुरू हो गई कि गुजरावाला में कोई मुलाकात हुई है, और अगर मुलाकात नहीं हुई है, अगर कोई ऐसी बात नहीं थी, तो फिर क्या हुआ कि 48 घंटे में जब शहबाज शरीफ साहब अभी कुछ देर पहले ही आए थे कि वो फौरन नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए रवाना हो गए। क्या कोई पैगाम दिया है, क्या कोई पैगाम लिया है, या फिर नवाज शरीफ साहब की वापसी में कुछ ताखीर हो सकती है? इस पर आज बात करेंगे। दूसरी तरफ बैनुल अक़वामी मसला एक चल रहा है जनाब। कनाडा के अंदर 18 जून को एक सिख रहनुमा को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। कत्ल करने वालों में 2 लोग शामिल थे जिन्होंने बाकायदा नकाब पहने हुए थे। कैनेडियन पुलिस और हुकाम की नींदें उड़ गई कि भाई ये क्या हुआ। फिर जब पता चला कि जनाब वो खालिस्तान तहरीक के बानियों में से आप कह लें या बड़ा सीनियर रहनुमा उनका था, तीसरे नंबर पर, और इंडिया के अंदर उसी सिख रहनुमा को बाकायदा तौर पर दहशतगर्द करार दिया गया था और उसकी सर की कीमत भी रखी थी। कैनेडियन वजीर आजम ने पार्लियामेंट के अंदर खिताब करते हुए रॉ को मौरूद इल्जाम ठहराया और कहा कि जनाब ये पवन कुमार था जो कि सिफारतकार के रूप के अंदर कनाडा के अंदर मौजूद था, और ये सिफारतकार नहीं है, ये रॉ का कंट्री हेड है जो कि कनाडा के अंदर भारत के मफाद में काम कर रहा है। अब ये तमाम चीजें चल रही थी कि जनाब दोनों के दरमियान मामला शुरू हो गए। आज अमेरिका का भी बयान निकलकर सामने आया और उन्होंने कहा कि जनाब कनाडा के जो तहफुजात हैं और जो इल्जामात कनाडा ने लगाए हैं उस पर अमेरिका को भी तशवीश है। पाकिस्तान तो शुरू दिन से ही बात करता आ रहा है कि जनाब पाकिस्तान के अंदर जो भी दहशतगर्दी होती है उसमें बिलवास्ता या बिलावास्ता भारत का हाथ कहीं ना कहीं होता है। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की बात पहले तो इशारों के नाम में की जाती थी, अब भारत की जानिब से खुल्लम खुल्ला इसका इजहार किया जाता है और यह कहा जाता है कि जनाब मुक्ति बहानी के साथ मिलकर बाकायदा तौर पर मुहिम चलाई गई और मशरिकी पाकिस्तान को अलग किया गया। तो क्या दुनिया अब वाकई में भारत का असल चेहरा पहचान चुकी है, जान चुकी है? पाकिस्तान का जो मौकिफ है उसको फौकियत मिल रही है? इन्हीं तमाम चीज़ों पर आज बात। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर एंकर है अमीर अब्बास साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आयशा गुल अलई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुफ्ती किफ़ायत भी हमें ज्वाइन करेंगे, और राना अरसे साहब नून लीग के रहनुमा है, इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम यू राना साहब, ये बताइएगा सर, मैं ये कनाडा और इंडिया की बात तो आपसे करूंगा आगे चल के, लेकिन ये क्या हुआ? शहबाज शरीफ साहब आए, 48 घंटे के अंदर वापस चले गए, फिर किसी ने कहा कुछ पैगाम देने गए हैं, किसी ने कहा नहीं पैगाम लेने गए हैं। ये हुआ क्या है, क्यों गए हैं वापस? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपके बोल्ड टीवी का शुक्रिया अदा करता हूं। जी सर, तो सब फरासत रखते हैं। मैं समझता हूं कि शहबाज शरीफ साहब ने एज ए प्रेसिडेंट जो अनाउंसमेंट की थी कि 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आ रहे हैं, डेट में कोई तब्दीली नहीं। ठीक है। और वो आए थे, और मैं समझता हूं कुछ केसेस और करंट इश्यूज पर उन्होंने डिस्कशन करनी थी, और बिल्कुल मियां नवाज शरीफ साहब ने उनको कॉल किया है और वो दोबारा गए हैं। आज वहां पर इजलास हुआ है और तमाम वो जो मैं समझता हूं कि जो चहमगोइयां थी वो क्लियर हो गई हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला खैर करे। सबको आना चाहिए, ये सबका पाकिस्तान वतन है और हर एक को आना चाहिए, किसी को रुकावट नहीं होनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। और आज हमारा लाहौर 180 मॉडल टाउन पर हमारे पंजाब के तमाम जो वकुला है, जो लाइन फोरम है, उनका इजलास था। कुछ 300 अफराद आए हुए थे, तमाम डिस्ट्रिक्ट के सदर सेक्रेटरी, डिवीजन के सदर सेक्रेटरी और ऑफिस बेरर थे, बार्स के ओहदेदार थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर भी
मरियम अच्छा राना साहब ये बताइए, ये जो आप केसेस की बात कर रहे हैं बिल्कुल बात दुरुस्त होगी, मैं इस पे इख्तिलाफ नहीं कर रहा, लेकिन जहन में ख्याल तो आता है ना, सवाल तो आता है कि केसेस का मामला 48 घंटे पहले भी था और 48 घंटे बाद भी था। 48 घंटे पहले भी उनके साथ लीगल एक्सपर्ट्स मौजूद थे जिन्होंने उनको कहा होगा कि जनाब आप बेसिकली पाकिस्तान के अंदर मफरूर हैं, आप अगर लाहौर के अंदर लैंड करेंगे, आप जलसा भी करेंगे तो आपको कानूनी मामलात का सामना करना पड़ेगा। शहबाज शरीफ साहब को ऐसा अचानक क्या हुआ कि वो दोबारा गए? मैं समझता हूं आपके सामने है, जब नैब केसेस खुल गए हैं, जो ऑनरेबल बंदयाल साहब ने आखिरी अपना जो फैसला दिया था, मैं समझता हूं केसेस खुलने तो वो डिस्कस तो होने हैं और बिल्कुल अच्छी बात है। वो तमाम पार्टीज के लीडरशिप के केस ओपन हुए हैं तो उन पर डिस्कशन भी करनी थी और वो बिल्कुल एक नई बात थी। और मैं समझता हूं कि बिल्कुल हमने पहले भी अदालतों के फैसलों का एहतराम किया, आइंदा भी करेंगे, चाहे वो हमें बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में फारग करें, चाहे वो पार्टी की सदारत से फारग करें। और अब भी हम कोर्ट से भी रुजू कर रहे हैं, जाएंगे, जो फैसला होगा हम उसको मनोवान तस्लीम करेंगे और इसमें कोई दो राय नहीं। शहबाज शरीफ साहब की तो मुलाकात हुई, गुजरांवाला में किसी से मुलाकात हुई, आज तो उन्होंने तरदीद कर दी, आपके पास क्या इत्तला है? नहीं, मैं देखिए जी, मैं खुद पंजाब मुस्लिम लीग का नायब सदर हूँ, साबका कैबिनेट का मेंबर और CWC का मेंबर हूँ। कोई किसी से ना मुलाकात हुई है और ना ही उनका कोई एजेंडा था, ना ही कोई ऐसा इशू है। अच्छा, और चले ये बता दें, अगर मुलाकात हुई होती तो आप मान लेते या शहबाज शरीफ साहब मान लेते कि मुलाकात हुई? ऐसी मुलाकातें कोई एक्सेप्ट करता है? नहीं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। मुलाकातें होती हैं, स्टेक होल्डर से भी होती हैं और पॉलिटिकल पर्सनालिटी से भी होती है, उसमें क्या अर्ज है? ठीक है, देखिए हम सब पाकिस्तानी हैं, अगर पाकिस्तानी अदारों के कोई सरबराह हैं या स्टेक होल्डर्स हैं तो हमारे वतन के हैं, वो किसी भी अदारे के हैं, बुरी बात तो कोई नहीं, मिलना चाहिए, बिल्कुल इसमें हाँ बिल्कुल सही बात है। आम आया है तो उनको मिलने में क्या हर्ज हो सकता है? मैं समझता हूँ कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। कराची बोर्ड सब के लिए दरवाजे खुले होते हैं और डायलॉग चलते रहते हैं, चाहे गिरफ्तार बंदा हो, चाहे बाहर हो या अंदर हो, ये चीजें साथ साथ चलती रहती। सियासत इसी का नाम है। अच्छा राना साहब ये बताइएगा, मैं फिर आगे आयशा गुल अलई साहबा की तरफ ही बढ़ूंगा। आसिफ अली जरदारी और चौधरी शुजात हुसैन साहब की मुलाकात हुई, आसिफ अली जरदारी भी कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली तो हम एहतजाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। सर ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात आप किया करते थे, मतलब मरियम नवाज साहिबा करती थी, मुस्लिम लीग नून करती थी, आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी का भी लेवल प्लेइंग फील्ड का तकाजा जायज है? मैं समझता हूं कि बिल्कुल इलेक्शन बयानियां बनाना उनका राइट है, वो उनको बनाना चाहिए। हम इलेक्शन में ऑलरेडी एक दूसरे के अगेंस्ट अपोनेंट होते हैं। 25 जुलाई 2018 को भी एक दूसरे के अगेंस्ट थे। अगर हम इत्तेहादी थे गवर्नमेंट में, PDM और पार्टी इत्तेहादी थी, तो इसके बावजूद जो इलेक्शन गिलगित बल्तिस्तान या कश्मीर में हुए, हम एक दूसरे के अपोनेंट कंटेस्ट करते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी मैं समझता हूँ कोई फील्ड होगा तो वो लेवल प्लेइंग बिल्कुल मिलना चाहिए। अब इलेक्शन आ रहा है, सबके लिए क्या होता है लेवल प्लेइंग फील्ड? सर राना साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड कहते किसे? इसकी डेफिनेशन आपकी नजर में क्या है? मैं समझता हूँ कि पार्टी हो या PTI हो या काफ लीग हो, सबके लिए एक जैसा ही बिहेवियर या रवैया या सबके लिए फैसिलिटेट करने का एक ही माहौल होना चाहिए, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह एक जैसा है। और ये माहौल फराहम कौन करता है? मैं समझता हूँ ये मौजूदा गवर्नमेंट ने करना होता, आज जो केयर टेकर उन्होंने प्रोवाइड करना, किसी और ने आकर वो तो शिकवा आपसे कर रहा है, पीपल्स पार्टी तो शिकवा आपसे कर रही है, नून लीग का नाम लेके कह रही है। जी देखना, मैं अर्ज करना चाहता हूं, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है जिन्होंने कल डेट दे दी है कि एंड वीक ऑफ जनवरी, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने तमाम पार्टी से मुज़ाकरात किए हैं और होना भी चाहिए, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की मुलाकातों के बाद ही उन्होंने फैसला किया है कि वो जो पहले डेडलाइन उन्होंने दी हुई थी उससे पहले इलेक्शन करवा रहे हैं। तो मैं पॉलिटिकल वर्कर समझता हूँ कि बिल्कुल अगर हालात इजाजत दें और उनकी वर्किंग बेहतर हो जाए या जल्दी हो जाए, स्पीड अप हो जाए, तो वो विद इन 90 डेज इलेक्शन करवा दें। ठीक है, मैं आपकी तरफ सर वापस आता हूं। आयशा साहब भी मौजूद है ना, उनको भी जरा शामिल गुफ्तगू करता हूं। राना साहब मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा, कुछ डिटेल में बात करेंगे। आयशा साहबा मुतमईन है आप, काफ़ी लीग मुतमईन है, इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया है, डेट अनाउंस उन्होंने नहीं किया लेकिन कह दिया जनवरी के आखिरी हफ्ते में
हम इलेक्शंस करवा देंगे। कोई अभाम, कोई खदशात आप लोगों के जहन में हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर मुकम्मल एतमाद है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब एक मैन ऑफ इंटेग्रिटी में उनको समझती हूँ। तो उनके जो फैसले हैं वो मतलब हमने जो देखे हैं वो मेरिट्स पे ही हुए हैं अभी तक। तो और सारी पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड लेकर उन्होंने इक़दाम किए हैं। तो जो जनवरी का अनाउंसमेंट है वो बहुत एक अच्छी खुशखबरी है पूरी कौम के लिए और उन लोगों के लिए जो कहते थे कि इलेक्शंस को डिले किया जा रहा है या बहाने बनाए जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये इलेक्शंस जो है वो अगर आर्टिकल पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 254 है उसके तहत 90 डेज में तो नहीं हो सके, लेकिन आर्टिकल 254 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी है कि अगर कोई काम जो है वो किसी मुकर्रर मुद्दत के अंदर होना हो और फिर वो उसमें किसी वजह से ना हो सके, सॉलिड रीजन की वजह से ना हो सके, तो फिर अगर उसमें डिले हो जाए तो होता है। तो मेरे ख्याल से ये कौम के लिए खुशखबरी है और मैं समझती हूँ कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी तैयारी करनी चाहिए। चौधरी शुजा साहब की मुलाकात हुई आसिफ अली जरदारी साहब से, ये मुलाकात मतलब रस्मी मुलाकात थी या कोई खास इस मुलाकात की कोई एजेंडा था? ये आप लोगों को भी लेवल प्लेइंग फील्ड का कोई मसला है या तकाजा है आपका? आसिफ अली जरदारी साहब ने चौधरी शुजा साहब से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया था, तो आए थे उनसे मिलने, उनकी सेहत भी दरियाफ्त की और चौधरी शुजा साहब तो एक बड़े की हैसियत है उनकी पाकिस्तान की सियासत में, पुरशफ़क़त शख्सियत हैं और इस मीटिंग में उन्होंने सब पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी को ये कहा कि इस वक्त पाकिस्तान का सोचने की ज़रूरत है और इस वक्त महाज़ाराई से बचना चाहिए। जो पाकिस्तान के लोगों को महंगाई का जिसका सामना है, जिस गुर्बत का सामना है, जो लोग पाकिस्तान को छोड़कर जा रहे हैं, अच्छा, और जिस डिफ़ॉल्ट से हम होते होते बच गए, तो वो उन्होंने एक पैगाम दिया कि हम सबको मिलकर पाकिस्तान का सोचना है और एक जरदारी साहब जब भी चौधरी शुजा साहब से मुलाकात करते हैं ना तो कोई स्पेशल सिचुएशन ज़रूर होती है। आपको याद होगा, चाहे तहरीक इंसाफ के सरबरा की हुकूमत का मामला हो, चाहे पंजाब में हुकूमत बनाने का मामला हो, चाहे वो 10 या 11 वोटों की बात हो, कोई ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें चौधरी शुजा साहब रहनुमाई करते हैं या उनका जो पलड़ा होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझा जाता है। आज ऐसा क्या था, मतलब कोई ख़ास बात थी? नहीं, चौधरी शुजा साहब ऑब्वियसली एक विजडम रखते हैं, पॉलिटिकल विजडम रखते हैं और जरदारी साहब भी एक उनका एक साबित शुदा है कि वो एक पॉलिटिकल सोच उनकी बहुत यानी समझी जाती है कि वो बहुत पॉलिटिकल अच्छी सोच के मालिक हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का आपस में मिलना ये जमहूरियत में होता है और लेवल प्लेइंग फील्ड का हम भी ये कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये है कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ये तो इलेक्शन के दिन होंगे ना, अभी से लेवल प्लेइंग फील्ड, वो तो ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, ये तो इलेक्शन वाले दिन होंगे ना, मतलब अभी तो इलेक्शन के डेट अनाउंस नहीं हुए, 3-4 महीने पड़े हुए हैं, तो अभी से लेवल प्लेइंग क्या मतलब हुआ इसका? माहौल ऐसा होना चाहिए फ्री एंड मतलब इसका लेवल प्लेइंग फील्ड का जो आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों जिसमें सब पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बगैर किसी बाइस के इक्वल ट्रीटमेंट की जाए। कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा सेटअप ना बनाया जाए कि एक पार्टी को फैसिलिटेट किया जाए। तो पंजाब में और तमाम तर सूबों में मैं समझती हूँ कि जमहूरियत का तकाजा भी ये है और किसी पार्टी को फैसिलिटेट किया जा रहा है इस वक्त, आपको लगता है? नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि ये इस तरह ना किया जाए, मतलब अगर किसी को नहीं किया जा रहा होगा तो नहीं करेंगे ना, आपको लग रहा है कि कुछ हो रहा है? यही कहते हैं नहीं, मेरे ख्याल से निगरान गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे तरीके से अदा कर रही है और हम सिर्फ अपने खदशात का इजहार कर रहे हैं कि ऐसा ना हो, मतलब यकीनी बनाया जाए आवाम का जो वोट है जिस तरफ भी जाना है वो आवाम अपने तरीके से जो है वो इंडिपेंडेंटली अपने वोट का इस्तेमाल करके अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। पीपल्स पार्टी को क्या खदशात है, आपको क्यों जब आपको नहीं लग रहा, आपने एक तरीके से सेफ्टी प्रिकॉशन के तौर पे कहा कि जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए ताकि किसी को खदशात ना हो, लेकिन पीपल्स पार्टी को तो खदशात हैं, वो बाकायदा इस बात का इजहार कर रहे हैं, बरमला इजहार कर रहे हैं, नून लीग से मुतालबा कर रहे हैं। वो तो आप पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव से पूछें कि उनके क्या खदशात हैं, लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान में इस वक्त सारी सियासी जमातों को एक तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का मुतालबा, ये सब सियासी जमातों का हक है कि वो करें
और तमाम तर सूबों में लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। जितने भी जिधर भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मौका दे, कोई डीसीज और कोई जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो ऐसा किरदार अदा ना करें कि वो बाइस्ड लगे और इलेक्शन जो है वो रिग्ड होने का एक तासुर चले। अमीर अब्बास साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया, जरा आप अगर इजाजत दें तो मैं जरा उनको भी शामिल गुफ्तगू करूं। साहब अस्सलाम वालेकुम सर, गुड टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सर ये बताइएगा, बहुत सारी खबरें, किस पे बात की जाए? शहबाज शरीफ साहब वापस चले गए, 48 घंटे के अंदर ऐसा क्या हुआ? गुजरावाला में मुलाकात की बात हो रही है, आज चौधरी शुजात हुसैन साहब की सदर जरदारी साहब से मुलाकात हो गई, उन्होंने कह दिया लेवल प्लेइंग नहीं मिलेगा तो हम एहतजाज करेंगे। पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड का तालबा कर रही है, तकाजा कर रही है। सर क्या हो रहा है सिचुएशन? इलेक्शन कमीशन ने भी डेट नहीं हफ्ता अनाउंस कर दिया। देखें, एक तो बहुत शुक्रिया, गुड टू सी यू। थैंक यू सर। और सलमान, शहबाज शरीफ साहब की 3 ही वजूहात हो सकती हैं वापस जाने की। अच्छा। या लंदन से पाकिस्तान आने की। देखिए, एक तो वो चूंकि 1 महीना लंदन रहकर वापस आए थे पाकिस्तान, तो जो शख्स 1 महीना अपने भाई के साथ रहा हो, अपनी फैमिली के साथ रहा हो, तो उसकी उदासी तो काफी हद तक उतर जानी चाहिए। तो वो वापस आके फिर 48 घंटे के अंदर अंदर वापस चला जाए अगर उसी शहर में लंदन। और शहबाज शरीफ साहब, उनको बैक एक का प्रॉब्लम है, कमर दर्द का, और अच्छी खासी लंबी फ्लाइट है। अगर डायरेक्ट फ्लाइट भी हो तो 8 घंटे की फ्लाइट है, 7 से 8 घंटे की, और अगर कनेक्टेड फ्लाइट हो ट्रांजिट तो वो 10 से 12 घंटे की है। तो ऐसी क्या उजलत थी कि शहबाज शरीफ साहब को फौरी तौर पर 48 घंटे में वापस आना पड़ा? तो उसकी 3 ही वजूहात हो सकती हैं। पहली ये कि वो वहां से नवाज शरीफ का कोई पैगाम यहाँ लेकर आए थे। दूसरी ये कि वो यहाँ से किसी का पैगाम नवाज शरीफ के पास लेकर गए हैं। और तीसरी वजह ये हो सकती है कि उनको ये बताया गया है या उनसे ये कहा गया है कि भाई आप अपने कद में रहें, ये जो आपके बड़े भाई साहब वहां बैठ के बड़े बड़े एहतसाब की बातें कर रहे हैं, ये अगर करेंगे तो फिर हम भी बहुत कुछ कह सकते हैं, कर सकते हैं। अच्छा, तो ये तो अगर कोई कहे कि ये कोई शहबाज शरीफ साहब का कोई नॉर्मल विजिट है तो ये तो अकल में आने वाली बात नहीं है। जिसमें थोड़ी बहुत भी सियासी समझ बूझ है वो समझता है कि ये नॉर्मल विजिट तो नहीं है। बहरहाल बिल्कुल। तो सर ये अमीर भाई, आज उनसे सवाल किया गया कि आपकी गुजरावाला में कोई मुलाकात, उन्होंने बिल्कुल डिनाई कर दिया, नहीं मेरी कोई मुलाकात ही नहीं। अच्छा, मेरा फिर मतलब जहन में मेरे आया कि अगर ये मुलाकात लेट सपोज अगर हुई भी होती, मैं एक सेकंड के लिए कह लूं, तो शहबाज शरीफ साहब इसको एक्सेप्ट कर लेते, हाँ जी मुलाकात हुई है और उसके बाद मैं लंदन वापस आया हूं। अच्छा, वैसे वो जो गुजरावाला वाली बात है ना, वो गुजरावाला इस्तियारतन इस्तेमाल किया गया। अच्छा, हाँ, गुजरावाला कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहां जाके कोई खास मुलाकातें होती है। खास मुलाकातें बेटी को डांट के बहू को सुनाया गया, वाला साहब है। जी जी जी, ये जहां मैं बैठा हूँ यहाँ से ठीक 20 किलोमीटर के बाद चले मैं मुलाकातें होती हैं या फिर वो मुलाकात लाहौर में हो सकती है। अच्छा। और शहबाज शरीफ साहब के घर से भी कुछ तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पे वो मुलाकात हो सकती है। लेकिन जो तो ऐसी मुलाकात नहीं है कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन अगर ये मुलाकात कभी फिर कोई असर सुख निकला नहीं ना, मतलब एक होता ना कि आप उसका कोई रिजल्ट निकलता है। नवाज शरीफ साहब ने जो पहले बात की थी, आज उसमें एक नाम माइनस करके उन्होंने फिर से वो बात कर दी कि भाई एहतसाब होना चाहिए। साबिक डीजीआई का भी नाम लिया उन्होंने, साबिक आर्मी चीफ का भी नाम लिया, साबिक चीफ जस्टिस का भी नाम लिया उन्होंने, एक का बस उन्होंने माइनस कर दिया। तो मामला तो फिर वही है, मतलब इसका मतलब मैसेज डिलीवर्ड हुआ है। सलमान, मेरा ख्याल है कि आज उन्होंने 2 नाम माइनस किए। अच्छा, उन्होंने आज ना तो जनरल बाजवा का नाम लिया है, ना उन्होंने जनरल फैज हमीद का नाम लिया है। उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का नाम लिया है, साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का नाम लिया है, और शेख अजमत सईद साहब का नाम लिया है। अजमत सईद साहब और आसिफ खोसा साहब वो 2 जज हैं जो उस 5 मेंबर बेंच का हिस्सा थे, जिसमें जस्टिस गुलजार भी शामिल थे, जस्टिस एजाज अफजल भी शामिल थे, एजाजुल हसन शामिल थे, जिस 5 रुकनी बेंच ने नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया था फॉर लाइफ टाइम। तो उन्होंने उन 3 जजेस का आज नाम लिया है। जहां तक मैंने देखा, उन्होंने जिनका उन्होंने एहतसाब करना था उनका तो नाम भी लिया उन्होंने। अच्छा, आज नहीं लिया, इसका मतलब मैसेज डिलीवर्ड, आप ही कह रहे हैं, मैसेज सीन्ड एंड डिलीवर्ड। जी जी जी। अच्छा सर, डिलीवर्ड ट्रांसमिटेड जो कह ले हो गया। अच्छा सर, ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जा रही है अमीर भाई, ये मतलब मुझे जब मुस्लिम लीग नून तकाजा करती थी या इसकी बात करती थी तो मुझे समझ आता था कि नवाज शरीफ साहब बाहर हैं, वो वापस नहीं आ पा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह आज़ाद हैं, वो जेल के अंदर नहीं जा पा रहे हैं, शायद ये मकसद हो सकता था। अब ये लेवल प्लेइंग फील्ड को अगर हम डिस्क्राइब करें तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी जो पीपल्स पार्टी तकाजा कर रही है?
देखिए, मैं आपके सामने ना कुछ फैक्ट्स रख देता हूं और उससे फिर आप और आपके देखने वाले अंदाजा कर सकते हैं। चूंकि पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात छेड़ी थी, तो अगर हम 2002 के इलेक्शन की बात करें, 4 इलेक्शन हो चुके हैं अब तक जनरल इलेक्शन। 2002 के जनरल इलेक्शन में पंजाब असेंबली में पीपल्स पार्टी की सीटें थी 69, 69। 2008 के जनरल इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की सीटें थी को 93 या 92 शायद। आमिर भाई, अगर आप नाराज ना हो सर, मैं चाहूंगा ये अपनी डिटेल में एक ब्रेक अगर मैं ले लूं, यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला मैं आप ही से कंटिन्यू करवाऊंगा, तो फिर आप बताइएगा सर जो आप पूरा इस चीज को डिटेल में समझाना चाह रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जनाब, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। आमिर भाई, आई एम रियली सॉरी, मुझे ब्रेक लेना था, लेकिन आप कंटिन्यू करें सर। 2002 का जिक्र कर रहे थे आप। जी, मैं चाह रहा था कि सब देखने वाले सुन सकें कि पीपल्स पार्टी पंजाब में कहां खड़ी थी पहले। आज बिलावल कह रहे हैं कि हमें नहीं मिल सकी लेवल प्लेइंग फील्ड, तो माजी क्या था पंजाब में पीपल्स पार्टी का। एक तो ये कि 1977 तक, 72 से 77 तक पंजाब में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और 5 चीफ मिनिस्टर्स आए थे पीपल्स पार्टी के पंजाब में। 77 के बाद फिर पीपल्स पार्टी पंजाब से आहिस्ता आहिस्ता गायब होती चली गई। 2002 के इलेक्शन में, अच्छा, बीच में चूंकि जिसको कहा जाता है कि दोनों जमातों का मुकमुका था, 2 पार्टी थी बड़ी, पीपल्स पार्टी और नून लीग, तो ये दोनों आपस में इनकी महाजा रही। 2002 की पंजाब असेंबली में पीपल्स पार्टी के पास 69 सीटें थी, 69। और 2008 की असेंबली, जो पंजाब असेंबली है, उसमें पीपल्स पार्टी के पास 93 सीटें थी। अब याद रखिएगा कि अभी तक पंजाब में कोई तीसरी कुव्वत सामने नहीं आई। पंजाब में सिर्फ 2 बड़ी जमातें थी, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून। सिर्फ थोड़े से फेज के लिए कौफ लीग आई, जो कि ना उससे पहले थी और ना उस फेज के बाद वो थी। अब 2011 में पीटीआई एक तीसरी बड़ी फोर्स के तौर पर सामने आई। तो 2013 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की सीटें जो 93 थी 2008 में, वो 2013 में गिर के 8 रह गई, 93 से 8। और 2018 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की सीटें 7 हो गई, मजीद कम हो गई। तो बीच में जो बड़ा डेंट डाला है पीपल्स पार्टी को या उसके वोट बैंक को, वो पीटीआई ने डाला। पीटीआई एक तीसरी बड़ी फोर्स के तौर पे पंजाब में सामने आई, हत्ता कि उसने पीपल्स पार्टी को डोमिनेट कर दिया, और अब तो वो पीएमएलएन को भी डोमिनेट कर चुकी है पिछले चंद महीनों से। तो ये कहना बिलावल साहब का कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, वो शायद कहीं और इशारा करना चाहते हैं। चूंकि मोहसिन नकवी के बारे में भी, जो चीफ मिनिस्टर है, उनके बारे में भी उनको शिकवा है, और हो सकता है आने वाले चंद दिनों में बिलावल मोहसिन नकवी के बारे में भी खुल के बोलना शुरू हो जाएं। चूंकि पीपल्स पार्टी मोहसिन नकवी से शदीद नाला है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी को बिल्कुल मार्जिनलाइज कर दिया गया है। और मोहसिन नकवी साहब के बारे में तंजन पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि मोहसिन नकवी तो शहबाज शरीफ के पीए के तौर पर काम कर रहे हैं, वो चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो पीए के तौर पर काम कर रहे हैं। तो अब मोहसिन नकवी कौन है भाई? मोहसिन नकवी तो असल में तो वो जरदारी साहब के बोले बेटे थे, और जरदारी साहब उनको अपना बच्चा कहते थे, और जरदारी साहब के साथ बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। चले, बहुत सारी बातें यहाँ सामने नहीं रखने वाली। तो शिकवा वो किससे कर रहे हैं? अब जाके उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो पीएमएलएन की बात कर रहा हूं। तो भाई पीएमएलएन खुद तो कुछ नहीं कर सकती ना पंजाब में। आप मोहसिन नकवी के नाम ले जो कुछ कर रहा होगा, या कोई और कर रहा है पंजाब के अंदर, तो फिर आप उसका नाम लें। पीएमएलएन बेनिफिशियरी हो सकती है उस लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने की, लेकिन पीएमएलएन कुछ कर तो नहीं सकती ना, या मोहसिन नकवी कर सकता है या कोई और कर सकता है। नहीं, मेरा सवाल यही था कि वो, क्योंकि कल भी ये बात हो रही थी, तौकीर शाह को वजारत मिली, फवाद हसन फवाद साहब को वजारत मिल गई, ये तमाम चीज़ें हो रही थी, तरक्याती काम पंजाब में उसी हिसाब से हो रहे हैं, सिंध में शायद रोक दिए गए हैं, तो इसी वजह से लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जा रही है, या फिर उसके पसे पर्दा ये भी चीजें हो सकती हैं। देखिए, ये तरक्याती काम तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, इस पे तो ऐसी पॉलिटिक्स हो रही है, पॉलिटिकल रिटॉरिक है, इतना बड़ा काम नहीं है। हाँ, ये जरूर वो कह सकते हैं कि फवाद हसन फवाद लॉयल सिविल सर्वेंट शरीफ फैमिली के, लॉयल। आहद चीमा लॉयल सिविल सर्वेंट शरीफ फैमिली के, शाहिद अशरफ तारड़ लॉयल सिविल सर्वेंट शरीफ फैमिली के, तीनों मिनिस्टर हैं इस वक्त फेडरल कैबिनेट में। डॉक्टर उमर सैफ
इनकी पूरी फैमिली शरीफ फैमिली के साथ खड़ी रही है मुस्लिम लीग नून में। इनके वालिद जो कर्नल सैफ साहब, वो नवाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर थे 2013 से 18-17 तक, तो वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यहाँ इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर की इंस्पेक्शन टीम के शायद चेयरपर्सन थे। और उमर सैफ को शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब में नवाजा भी, और आज वो उनकी कैबिनेट में है, और वो पीटीआई के बहुत बड़े नाकिद हैं। इसी तरह से और भी कुछ लोग हैं जो कि सोराब मलिक, वो शहबाज शरीफ की काबीना में थे, आज वो इस निगरान काबीना में है। तो ये पीपल्स पार्टी का शिकवा बिल्कुल ठीक है फेडरल कैबिनेट की हद तक, कि फेडरल कैबिनेट जो है वो एक्सटेंशन है शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट की। लेकिन फिर बिलावल ये भी तो बताए ना कि इसी कैबिनेट में कुछ वो भी लोग हैं जो पीपल्स पार्टी के भी तो लॉयल है ना। तो सिर्फ सारा पीएमएलएन के ऊपर ना बात करें ना। ये अगर बाइसेस हैं, और ये फेडरल कैबिनेट जो इंटरिम कैबिनेट है, ये किसी एक तरफ रुझान रखती है, तो वो एक तरफ नहीं है, ये बहुत तरफ रुझान रखती है। ठीक है, मैं राना साहब की तरफ भी जाऊंगा। राना साहब ये बताइएगा, फिर 21 तारीख को नवाज शरीफ वापस आते हैं, आपको लगता है, क्योंकि मफरूर हैं वो अभी, अब जैसा कि शहबाज शरीफ साहब के बारे में आपने बात की, वैसे तो वो बात लॉजिकली एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन चले फिर भी मान लेते हैं कि जनाब बहुत सारे कानूनी मामला थे, इसी वजह से 48 घंटे अंदर के वो वापस चले गए। तो सर अब वो कानूनी मामला सॉल्व होगा आपकी नजर में, ये अभी भी नहीं हुए? सलमान साहब, इशू ये है कि आज तो हमें 21 अक्टूबर की डेट हमने दे दी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कारकुन हम खड़े हैं। लेकिन 13 जुलाई 2018 किसी को भूलनी नहीं चाहिए, जब मोहम्मद नवाज साहब लंदन में थे, उनकी बीवी मौतो हयात की कशमकश में थी और मरियम की वो वालदा थी, तो दोनों बाप बेटी पाकिस्तान आए और हडियाला जेल गिरफ्तारी देने के लिए आए थे, और इलेक्शन सर पे था और फिर जेल में ही थे। तो मरियम की वालदा अल्लाह को प्यारी हो गई, और जब मैसेज उनको गया तो फिर आपको भी सब पता है, जब रात को 2:30-3 बजे उनको फारग किया गया, उनकी बीवी बीमार थी, तो बीमार बीवी से टेलीफोन पर गुफ्तगू भी नहीं करने दी गई थी, जो हकायक बड़े तलख है। नवाज शरीफ ना पहले जेल से डरता था, ना घबराता था, ना आज घबराते हैं। और आप देखें कि अगर हमजा ने 23 महीने जेल काटी, शहबाज शरीफ ने 2 दफा 14 महीने जेल काटी, एहसन इकबाल ने जेल काटी, शाहिद खान अब्बासी ने काटी, राणे सनावला ने काटी। भाई ना जेल कोई नई चीज है, जिसने जेल में डालना डाल दे। 21 तारीख को नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला खैर रखे, वो आएंगे। केसेस को हमने फेस करना है, बेल होगी ठीक है, नहीं होगी तो भी गिरफ्तारी देंगे। हमने कब कहा कि खदाना खास्ता हमने दाएं बाएं जाना है। अब नैब अमेंडमेंट्स खत्म हो गई हैं, बंदयाल साहब अपनी आखिरी खुतबा दे के गए हैं, उनके फैसले को भी हम सीने के साथ लगाते हैं। वो 25 एमपीए का जो फैसला हुआ था, वो भी फैसला आपके सामने है, और फिर 10 एमपीए वाला। सर आपने बड़े तल्ख हकायक मुझे बताएं सर राना साहब, लेकिन उसमें एक शायद आप मिस कर गए, क्योंकि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से वो बाहर गए थे, उनको अदालत ने भी इजाज़त दी। उनको यास्मीन राशिद साहिबा ने कहा था कि जनाब इनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, और फिर उनके गारंटर थे शहबाज शरीफ साहब कि जनाब ये वापस आएंगे, और हर 2 हफ्ते बाद उनको रिपोर्ट भी अदालत के अंदर जमा करानी थी। फिर उसमें से देखने में आया कि जनाब वो दुबई भी चले जाते हैं, वो सऊदी अरब भी लंदन से चले जाते हैं, तो पाकिस्तान काफ़ी दूर हो गया था। ये भी तो तल हकीकत है ना, फिर नहीं आ रहे थे और उन्होंने वेट किया। ख्वाजा आसिफ कह रहे रिस्क 0 हो जाएगा, तो सर फिर इसका मतलब तो यह ना घबराते तो हैं। फिर सलमान साहब चलो हमें माफी दे दे, हम घबराते हैं, अब हम नहीं घबरा रहे। आप लिख लें, हम ना रोएंगे ना हम पीटेंगे कि हमें देसी मुर्गा नहीं मिल रहा, हमें एसी नहीं मिल रहा, हम नहीं रोएंगे। वो राणा सनाउल्लाह 7.5 महीने फर्श पे सोया, उसने आने की नाम करते हैं, नाम जरूरत है। और आज इशू ये है कि जो आपने बात की, आज वो 2017 के हालात क्या थे, जब इमरान नियाजी ब्रांड को लॉन्च करने वालों ने पाकिस्तान को आज यहाँ जिस नेज में पहुंचा दिया है, उसका कोई एक जिम्मेदार नहीं, बहुत से लोग जिम्मेदार हैं। और मैं समझता हूं, मैं खुद एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं समझता हूं लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, और है भी। अब मुझे क्या जलील अब्बास जिलानी पर मुझे कोई इतराज नहीं, वो वज़ीर खारजा केयर टेकर गवर्नमेंट होने चाहिए। पॉलिटिकल लोग होते हैं, किसी से रिश्तेदारी होती है, किसी से दुआस्ता होती है। जैसे मैं समझता हूँ मौसम नकवी साहब, मीर अब्बास साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, बिल्कुल टैक्स फिगर मिलते हैं, और ये हकायक बड़े वाजे हैं। हमें कोई लेना देना नहीं है कि सिंध में केयर टेकर चीफ मिनिस्टर कौन है
और निगरान गवर्नमेंट कौन ठीक है। अच्छा, मुझे क्योंकि कनाडा इंडिया टॉपिक पर बात की है तो मैं क्विकली आयशा साहबा का भी जरा कमेंट ले लेता हूं, उसके बाद मैं फिर इस टॉपिक की तरफ आऊंगा। आयशा साहब, ये बताइएगा, आज जो मुलाकात हुई उसमें फिर जरदारी साहब को ये यकीन दहानी कराई गई कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा, या फिर ये यकीन दहानी कराई गई कि अगर आप कल प्रोटेस्ट में जाते हैं तो काफिली भी आपके साथ होगी, चौधरी शुजात हुसैन साहब आपके साथ होंगे? देखिए, ये कंसर्न्स तो सियासी जमातों के होते हैं कि किसी एक सियासी जमात को पूरी तरीके से, मतलब ये माजी में होता रहा है इस तरीके से कि फैसिलिटेट एक जमात हो जाती है और बाकी जो है वो रह जाती हैं। तो ये यही कंसर्न्स होते हैं सियासी जमातों के कि वो फिर आपस में मिलते हैं और फिर इनका इजहार भी करते हैं। तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल से ये हम कंसर्न्स उठाते भी रहेंगे अगर कोई ऐसा मामला हुआ। लेकिन हमने असल में इंश्योर करना है कि पाकिस्तान के अवाम के वोट की जो सैंक्टिटी है वो महफूज हो, क्योंकि अवाम को देखना है कि किसने गवर्न किया और फिर किस तरीके से गवर्न किया, क्या परफॉर्मेंस रही। तो अवाम को ये हक मिलना चाहिए। और जो एक फैसिलिटेशन वाला प्रोसेस है जो कि हमेशा फेल हुआ है, तो वो तजुर्बे जो हैं, वो एक्सपेरिमेंट्स जो हैं, वो दोबारा दोहराए ना जाए। तो हमारा सीट एडजस्टमेंट पर भी बात हुई है काफ लीग और पीपल्स पार्टी की, तो सीट एडजस्टमेंट्स भी हमारी जो है वो इस पे भी बातचीत हुई है मुलाकात में। चलें, क्योंकि टाइम की किल्लत है, मैं जरा एक और टॉपिक पे, बड़ा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंडिया और कनाडा के दरमियान ऐसा क्या हो गया? क्योंकि अभी पिछले दिनों तक तो सारे मामला बेहतर चल रहे थे, जस्टिन ट्रूडो ने विजिट भी किया था, मोदी साहब से मुलाकात भी उन्होंने कर ली थी, लेकिन उसके बाद फिर अचानक सूरत हाल बिगड़ गई। 18 जून गालिबन वो तारीख थी जब एक गुरुद्वारे के बाहर एक सिख रहनुमा को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। 2 नकाबपोश लोग आए, उसके बाद गाड़ी से उतरे, उन्होंने गोलियां मारी और उसके बाद चले गए। अरबाब इख्तियार की नींदें हराम हो गई। उन्होंने तहकीकात की तो पता चला कि जनाब हरदीप सिंह, जो कि खालिस्तान तहरीक के तीसरे बड़े रहनुमा इस वक्त समझे जा रहे थे, और भारत ने उसको दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ था। तहकीकात हुई, पता चला कि 2 लोगों में से जो एक शख्स था उसका नाम था पवन कुमार, और ये रॉ का एजेंट है बाकायदा तौर पर। इसको सिफारतकार के तौर पे कनाडा के सिफारत खाने के अंदर रखा गया था भारत की जानिब से। उसके बाद जनाब कैनेडियन वजीर आजम ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर खिताब किया और भारत को कहा कि आप इस तरह से दूसरे ममालिक के शहरियों को टारगेट कर रहे हैं, और ये पाकिस्तान का हमेशा से मौक़िफ़ रहा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कोई भी कार्रवाई होती है उसमें बिलवास्ता या बिला वास्ता भारत कहीं ना कहीं मुलविस नजर आता है। तो शायद अब पाकिस्तान के जो बयानिया है, पाकिस्तान जो हकीकत बयान करता है, इंडिया का असल चेहरा दिखाता है, उसको शायद तकवीयत मिल रही है। अमीर भाई, ये बताइएगा, कनाडा और इंडिया के दरमियान ये जो टेंशन है, ये वक्ती समझें, ये सर्द मोहरी समझें, या ये वाकई में बहुत सीरियस मैटर हो गया? देखें, ये सीरियस मैटर हो सकता है। उसकी वजह यह है कि जो वेस्टर्न पावर्स हैं वो चूंकि एक आइडियोलॉजी के ऊपर खड़ी हैं, जिसमें सारा वेस्टर्न यूरोप है, अमेरिका है, कनाडा है, और ये जो 5 आईज यानी 5 दुनिया की बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियों का जो इत्तेहाद है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो जाता है, बरतानिया भी है, तो ये एक खास आइडियोलॉजी के ऊपर इनका आपस में एक इत्तेहाद है। उस आइडियोलॉजी की वजह से ये कनाडा को छोड़ नहीं सकते। कनाडा इनका नागुज़ीर इत्तेहादी है, अमेरिका का भी और पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड का। तो भारत की वजह से वो छोड़ नहीं सकते इसको। अच्छा, अब ये जो इन्फॉर्मेशन आई थी, ये इन्फॉर्मेशन 5 आईज में से भी आई थी। ये सिर्फ कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज की अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये 5 आईज में से भी इन्फॉर्मेशन आई थी कि ये काम जो है ये इसमें रॉ मुलव्वस हो सकती है। और जो आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर जो ट्रूडो है उन्होंने विजिट किया, तो वो विजिट तो एक G20 समिट के ऊपर एक कर्टेसी विजिट था, जिसपे दुनिया के जो भी G20 फोरम के मेंबर्स हैं उन सबके सरबराह वहां पर आए थे, सिवाय चाइना के और उन ममालिक के जिनको भारत के साथ एतराज हो सकता था। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो ट्रूडो के हैं वो पहले जा चुके थे इंडिया, और उन्होंने जाके इसी मामले को इंडियन गवर्नमेंट के साथ टेकअप किया था। और इंडिया काफी दिनों से ये मामला तो ट्रूडो ने आज से 3 दिन पहले दुनिया के सामने रखा, जब उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में देखे ना, ये भी खूबसूरती है उस मुल्क की। ये होती है असल जमहूरियत सलमान, ये होती है असल जमहूरियत, कि वो अपनी कौम को पार्लियामेंट के फोरम पे खड़ा होके प्राइम मिनिस्टर ब्रीफ कर रहा है इस इशू के ऊपर, कौम को एतमाद में ले रहा है और इस बात की परवाह नहीं कर रहा कि ये कोई नेशनल सिक्योरिटी का मसला है हमारे मुल्क का और हमारा नेशनल इंटरेस्ट है और हम चुप करके बैठ जाए, हम वोट सीले। एक शहरी मरा है ना, क्या फर्क पड़ जाता, वो चुप करके बैठ जाता, अपने मुल्क के साथ जो ताल्लुकात है भारत के साथ वो बचा लेता। और बहुत बड़ी तादाद इंडियन डायस्पोरा की कनाडा में मौजूद है,
बहुत बड़ी तादाद कैनेडियन पार्लियामेंट, ना सिर्फ ये कि उनकी फेडरल पार्लियामेंट बल्कि उनकी स्टेट्स पार्लियामेंट के अंदर भी बहुत सारे इंडियन नयाद लोग मौजूद हैं। और अगला प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी हो सकता है इंडियन नयाद, एक सिख है, वो अगला उनका प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है। इसके बावजूद उसने अपने एक शहरी की जान की हुर्मत के लिए पार्लियामेंट में खड़े होकर पूरी दुनिया के सामने रखा कि इसके साथ हुआ क्या है, और उसने बगैर कोई लगी लिपटी रखे बता दिया कि इसमें इंडियन एजेंसी के लोग मुलव्वस हैं। तो ये बड़ा सीरियस मैटर है। और अमेरिका का भी बयान है ना कि वी हैव कंसर्न्स, जो भी कनाडा ने इल्जामात लगाए या जो उनके कंसर्न्स हैं उनको हम बड़ी बारीक बीनी से देख रहे हैं। सर, इस सारे मामले के अंदर पाकिस्तान की सिफारतकारी को किस तरह से इस सारे मौके को यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की भी एक बड़ी तादाद है जो कि अवाम की वो चाहना चाहती है कनाडा में पीआर लेना चाहती है। अच्छा, 80s के बाद जब गोल्डन टेम्पल पर इनके हमला किया गया था उसके बाद भी एक बड़ी तादाद सिखों की कनाडा और ऑस्ट्रेलिया चली गई थी, और अब इंडिया के अंदर जो बैठ के डिफेंस एनालिस्ट है ना, बाकायदा तौर पर बस गाली देना रह गया। बाकी तो वो इन खालिस्तान के जो लोग हैं या उनके जो रहनुमा हैं उनको जिस तरह की जबान इस्तेमाल करते हैं वो अल्लाह की पनाह है। तो सर, पाकिस्तान को किस तरह से इस सारे मामले को कैश करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए? देखिए, ये जो खालिस्तान का मामला है ना, ये भी बड़ा दिलचस्प मामला है। इस पे भी पाकिस्तानी हमारी कौम की एक बड़ी अक्सरियत इससे वाकिफ नहीं है। ये कमिटमेंट थी सिखों के साथ, गांधी और नेहरू के जमाने से ये कमिटमेंट थी सिखों के साथ कि उनको अलहदा मुल्क दिया जाएगा, फिलहाल वो शामिल हो जाए हमारे साथ, बाद में हम इनको अलहदा मुल्क देंगे। और फिर 60s में सिखों ने अपनी हुकूमत को याद दिलवाना शुरू कर दिया कि भाई आपने तो हमारे साथ एक वादा किया हुआ था, एक कमिटमेंट थी आपकी हमारे साथ। तो ये 60s से ये लावा पकड़ा था। और फिर गोल्डन टेम्पल जब हुआ तो गोल्डन टेम्पल के बाद फिर इन्होंने सिखों का कत्लेआम किया। दिल्ली में ये ऐलान हो गया था कि एक सरदार मारोगे 1000 रुपया मिलेगा, जितने सरदार मारोगे उतने 1000 मिलेंगे। और फिर ये जाके खालिस्तान की मूवमेंट फिर बाद जब सिख पूरी दुनिया में जाना शुरू हुए, बरतानिया में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, कनाडा में, वो एस्टैब्लिश होना शुरू हुए, उन्होंने अपनी एक मजबूत हैसियत बनाई दुनिया में, मुख्तलिफ मुल्कों की पार्लियामेंट्स में पहुंच गए। तो फिर इन्होंने इंटरनेशनली प्रेशर बिल्ड करना शुरू कर दिया, और फिर ये खालिस्तान की मूवमेंट वहां से निकल के पूरी दुनिया में आ गई। और अब रेफरेंडम हो चुका है। देखिए, दुनिया के 3 मुल्कों में रेफरेंडम हुआ और बड़ा कामयाब रेफरेंडम हुआ है। और वो रेफरेंडम भी कनाडा ने रोका नहीं है। इन्होंने बड़ी कोशिश की कि हम इस रेफरेंडम को रुकवा सके, लेकिन वो रेफरेंडम कनाडा ने होने दिया, क्योंकि वहां पे लोगों को पॉलिटिकल राइट्स एक्सरसाइज करने की आजादी हासिल होती है। अब बरतानिया में देख लें, स्कॉटलैंड बरतानिया का हिस्सा है। स्कॉटलैंड ने कहा मुझे आजादी चाहिए बरतानिया से। किसी मुल्क का कोई सूबा कहे कि मुझे आपसे आजादी चाहिए, मैं आपके साथ नहीं रह सकता, तो क्या इल्जाम लगेगा उस सूबे के ऊपर कि दहशतगर्द सूबा है, गद्दारी। स्कॉटलैंड ने कहा मुझे आजादी चाहिए, और बरतानिया ने कहा ठीक है आपको आजादी चाहिए, आप रेफरेंडम करवा लेते हैं। उन्होंने रेफरेंडम करवा दिया वहां पे, एक दफा नहीं 2 दफा रेफरेंडम करवा दिया। तो कनाडा में चूंकि लोगों को पॉलिटिकल राइट्स एक्सरसाइज करने की आजादी, तो वहां पे उन्होंने खालिस्तान के हवाले से रेफरेंडम करवाया, और बड़ा कामयाब रेफरेंडम हुआ वो। तो ये इशू अब खत्म होने वाला नहीं है। कम से कम ये भारत इस चीज को ध्यान में रख ले, वो दबा सकता है इसको, लेकिन खत्म नहीं कर सकता। ठीक है, थैंक यू सो मच जनाब। अमीर अब्बास हमारे साथ मौजूद थे, आयशा गुललई साहब हमारे साथ मौजूद थी, और राना अरशद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपका बहुत शुक्रिया। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं नहीं तो इंशाल्लाह कल 10 बजे, क्योंकि वीकेंड है, 10 बजे तब्दीली के साथ आपसे फिर मुखातिब होंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।